सो है गाइस, आज हम फिर से वापस आते हैं अपने डीएसए सीखने के नए चैप्टर पर। कल हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी थी, पर आज हम उसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए अपने कंपाइलर पर चलते हैं। ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि कोड शॉप का है, कोई सा भी कर सकता है अपनी पसंद से, पर मुझे यही पसंद आता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वही लिखा है गंदा सा, कुछ हेडर इंक्लूड कर दिए हैं, वही यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मान लीजिए हम इसमें अपना रिटर्न ज़ीरो भी लगा देते हैं। मान लीजिए कल हम पहले सबसे पहले अपना वाला प्रोग्राम रन करके देखते हैं जो हमने हेलो वर्ल्ड का सीखा था। यहाँ से हम इसे रन कर लेंगे। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अपने आपको कॉन्ग्रेट्स कर दीजिए, क्योंकि आपने अपना ज़िंदगी का पहला C++ का प्रोग्राम लिख लिया है, वो भी सक्सेसफुली। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको अपना नाम और अपने फेवरेट प्लेस प्रिंट करनी थी। क्या आपने वो करा? नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसे अभी करके देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि हमने जो भी कल थ्योरी पढ़ी थी कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उन्हें असाइन करते हैं, आज हम उन्हें करके देखेंगे प्रैक्टिकली कोड के अंदर। तो मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले बनाना चाहते हैं इंट टाइप का। मान लीजिए वो है एज, तो हम उसे कैसे बनाएंगे? तो कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वो कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करेगा। जैसे हमारी जो एज है वो मान लीजिए इंटीजर डेटा टाइप की है, क्योंकि मैं 17 साल का हूँ, 18 साल, और हमें देखिए इंट। अब जो है कि हमें अपने वेरिएबल का नाम बताना है कि हम उस वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहते हैं। कल मैंने आपको वेरिएबल डिफाइनिंग के भी काफ़ी सारे रूल्स बताए थे, कि आपको याद है? अगर याद है तो सारे कमेंट्स में अभी लिख के बताइए क्या क्या रूल्स थे। मान लीजिए मेरा वेरिएबल का नाम है एज। तो अब ये जो एज वेरिएबल है ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, और ये इसने मेमोरी में हमारी कुछ स्पेस एलोकेट कर लिया है, पर अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी, इसके अंदर अभी गार्बेज वैल्यू पड़ी है। चलिए इसमें अपनी एज भी असाइन करा लेते हैं। मान लीजिए मेरी एज है 21 ईयर्स, तो मैं इस एज इक्वल्स टू 21 कर दूँगा। अब इसके अंदर जो है हमारी एज आ गई है, एज वेरिएबल के अंदर अब हमारी 21 स्टोर हो गया है। अब मान लीजिए मैं इस एज को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसे हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हम सी आउट। अब हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? हम अपनी एज प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ लिख देंगे एज। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारे हेलो वर्ल्ड है वो अगली लाइन में चला जाए, तो इसलिए के लिए हम एंडर लगा देंगे। देखिए, इसने हमारी एज कितने अच्छे से प्रिंट कर दिया, 21, और ये हमारे नीचे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो रहा है बढ़िया से। अब ऐसे ही मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो कि होगा तुम्हारा पहला नाम क्या है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम। तो मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट नेम होगा वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करेगा, गेस करिए। सही पकड़ा एकदम। हम अपने जो हमारा नेम होगा वो एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, और मान लीजिए उसका नाम है, हम रख देते हैं फर्स्ट नेम। अब इसे अलग से असाइन करने की जगह मान लीजिए मैं इसी में अपना फर्स्ट नेम असाइन कर देता हूँ, जो कि मेरा नाम है शुभम। अब मान लीजिए मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो बड़ी आसानी से हम इसे प्रिंट करा सकते हैं, सी आउट फर्स्ट नेम। देखिए, इसने हमारा फर्स्ट नेम भी प्रिंट करा दिया और हमारी एज भी प्रिंट करा दी है, और नीचे हेलो वर्ल्ड तो हमारा प्रिंट हो ही रहा है साथ के साथ। अब मैं आपको थोड़ा कमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम है वो कोई और भी पढ़ेगा बाद में, तो उसे थोड़ा कुछ बताने के लिए कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, या फिर कुछ भी हम अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसमें कोई गाना लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए सारे गामा पाधानी, ये गाना के लिरिक्स हैं, पर हमारे कंपाइलर को तो नहीं पता ना कि ये क्या है, क्या ये सारे गामा पाधा नहीं। मान लीजिए हम इसे ऐसे रन कर देते हैं, तो जो हमारा कंपाइलर है वो हमें एरर देने लगेगा। अभी आएगा, देखिए हमारे कंपाइलर ने हमें एरर दे दिया कि ये सारे गामा क्या है, ये उसे नहीं पता कि क्या है, उसे पता ही नहीं कहाँ से क्या लिख रहे हो भाई। तो हम चाहते हैं कि जो ऐसी चीज़ें जो हमारा कंपाइलर इग्नोर कर दे या उसे नहीं पढ़े, तो हम उन्हें कमेंट्स बोलते हैं, कि जहाँ पर भी कमेंट्स होंगे उसे हमारा कंपाइलर इग्नोर मार देगा कि तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तुम आगे बढ़ जाओ इसे छोड़िए। तो हमें कमेंट्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस हमारी लाइन के आगे ऐसे कर देना है। तो अब जो ये लाइन है ये हमारी पूरी कमेंट बन गई है। अब जो हमारा कंपाइलर है वो इसे रीड नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब मैं इसे आपको रन करके दिखाऊँ तो एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। वाह। पर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, मान लीजिए एक लाइन में, तो
तो हमें ऐसे बार बार सबके आगे कमेंट करने में बहुत टाइम लगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट क्या है कि हमारे काम को ईजी बनाने के लिए ही ये इस दुनिया में आया, कि हमें बार बार ऐसे सबके आगे कमेंट ना करना पड़े। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, और जहाँ पे भी हमें कमेंट एंड करना है वहाँ पर भी सेम बस। अब देखिए ये पूरी लाइन पूरा ये अब एक कमेंट बन गया है। तो अब जो हमारा कंपाइलर है वो अभी से रीड नहीं करेगा। ये देखिए इसने इसे नहीं पढ़ा है, जितना भी ये बीच में लिखा है आलतू फालतू इसे सब कंपाइलर ने इग्नोर मार दिया है ये, क्योंकि ये पूरा अब एक कमेंट बन गया है। इसे हम मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है। अब हमें जो भी लिखना हम इसके बीच में लिख सकते हैं, वो सब इग्नोर हो जाएगा। जैसे दिस इज़ माई कमेंट, अब मैं इसे रन करके दिखाऊँ, ये भी इग्नोर हो गया है। बताइए। अब मैं आपको थोड़ा वो उसके बारे में बताना चाहूँगा, ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, छोटे मोटे ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। सेम वैसे ही सी प्लस प्लस में भी ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, इंट num1 इज इक्वल्स टू 10 एंड num2 इज इक्वल्स टू 3। अब मान लीजिए मैं इस पर num1 प्लस num2 करना चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे पास होता है एक सब्ट्रैक्शन, वैसे ही हमारे पास एक होता है मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही हमारे पास होता है डिवाइड, वैसे ही हमारे पास एक होता है मोड ऑपरेटर। अगर आपको नहीं पता है तो मोड ऑपरेटर क्या करता है तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको बताऊंगा, पर आप इन पांचों का आउटपुट गेस करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आउटपुट आना चाहिए हमारे पास 13, इसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए 7, इसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए 30, इसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए 3, और जो लास्ट वाली लाइन है इसका हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 1। अब हम रन करके देख लेते हैं क्या यही आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 13, 7, 30, 3 एंड 1, देखिए जो मैंने बताया था भैया एकदम सेम वही आंसर आ रहा। तो जैसे प्लस तो आपको पता है, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन तो आप बचपन से करते हैं। हम पहले इस पर बात करते हैं num1 डिवाइडेड बाई num2। कल मैंने आपको बताया था जो इंट होता है वो हमारे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, मतलब कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 -1 -2 एंड ऑल। कल मैंने आपको उसकी रेंज भी बताई थी इंट की। पर जब हम 10/3 करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3.3333 समथिंग। एंड सिंस हमारे पास ये जो दोनों नंबर इंट है वो ऐसे डेसिमल प्लेसेस को स्टोर नहीं करता, तो वो इस लास्ट के जितने भी 3 हैं सबको इग्नोर कर देगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारे पास 3, वही जो 3 इसने हमें प्रिंट करके दिखाया। वैसे ही मान लीजिए अगर हम 5/2 प्रिंट करें तो आप आंसर क्या आना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वैसे ये हमारे पास होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर बेसिकली हमें रिमाइंडर ला के देता है। रिमाइंडर मतलब कि हमने बचपन से ही पढ़ा होगा रिमाइंडर, कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो फिर जो भी हमारे पास जो अनचेंज्ड और अनडिवाइडेड नंबर रह जाता है उसकी वैल्यू, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोड ऑपरेटर। मान लीजिए 10/3, अगर हम 3 3 करें तो 9 होता है, तो हमारे पास ओनली 1 बचना चाहिए लास्ट में। तो वैसे ही इसने हमें 1 प्रिंट करा के दे दिया है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ये सब तो थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मान लीजिए मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इन सबकी ज़रूरत नहीं है अब। ऐसे ही हमारे पास होता है कि मान लीजिए एक हमारे पास होता है डबल इक्वल्स टू। इसे हम चेकिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमें चेक करके बताता है कि जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है, और ये हमें बूल रिटर्न करता है। ये हमें 1 और 0 में आंसर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, सी आउट num1 इज इक्वल्स टू num2 एंडल। तो इससे हम कहना चाह रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं कि क्या हमारा num1 num2 के इक्वल है, अगर है तो बताओ और नहीं है तो बताओ। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या प्रिंट करेगा, देखिए इसने 0 प्रिंट करा है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं है।
क्योंकि आपको ही पता है कि 10 = 3 नहीं होता। मैंने बताया था कि ये हमें बूल वैल्यू रिटर्न करता है। बूल 0 का मतलब होता है कि फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो जैसे हमने 0 दिया तो इसका मतलब है कि फॉल्स, कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मान लीजिए हम वैसे ही सी आउट करें 5 = 5 एंड एल, तो ये हमारे पास 2 आना चाहिए, ये हमारे लिए 1 प्रिंट करेगा। तो देखिए इसने हमें 1 प्रिंट कर दिया, क्योंकि 5 जो है 5 के इक्वल्स होता है। वैसे ही हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे जो आपने बचपन से पढ़ेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। मान लीजिए हम वो 4 भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। num1 is less than num2 and l। तब तक आप इसका आंसर गैस करने की कोशिश करिए कि इन सब का आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास। तो हम पहले ट्रैक खुद से ट्राई करेंगे। num1 इज़ लेस देन num2, क्या num1 हमारे num2 से छोटा है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा जो num1 है वो 10 है और जो हमारा num2 है वो है 3, तो हमारा छोटा नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 0। मैं इसके लिए भी हटा देता हूँ। वैसे ही num1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू num2, क्या हमारा num1 num2 से छोटा या इक्वल्स टू है? नहीं, ये बड़ा है हमसे बस, तो यहाँ पे भी प्रिंट होना चाहिए 0। क्या हमारा num1 num2 से बड़ा है? बिल्कुल, तो यहाँ प्रिंट होगा 1। और क्या हमारा num1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है num2 के? बिल्कुल, तो यहाँ पे भी प्रिंट होगा 1। हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए इसने बिल्कुल सही आंसर प्रिंट करा, जो भी हम सोच रहे थे, 0 0 1 1। बहुत ही बेसिक से ऑपरेटर्स हैं ये सब, तो आप वैसे ही कर लीजिए। हमारे पास और भी कई तरह के ऑपरेटर होते हैं, जैसे हमारे पास होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन। ये जितने भी बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जब हम बिट्स की बातें करेंगे। तब तक के लिए हम कुछ और सीखते हैं। हम सीखेंगे कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ और चेंज किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है एज, जिसमें हमारी वैल्यू पड़ी है 18। अब मैं जानना चाहता हूँ कि 5 से 5 साल बाद इस एज की क्या वैल्यू होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एज प्लस 5 रिटर्न कर सकते हैं, पर उससे जो हमारे एज की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो हम इसके लिए क्या करें, वो हमारी एज तब भी 80 रहेगी। जैसे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, सी आउट एज प्लस 5 एंड सी आउट एज। तो अब जैसा देख सकते हैं हमारे पास आज से 5 साल बाद हमारी जो एज होगी वो 23 होगी, पर जो हमारी एज की वैल्यू वो चेंज नहीं है, हमने बस उसमें +5 कर दिया है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो इसके पास हमारे पास एक तरीका, मान लीजिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंट टेम्प नाम का, जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे कि एज आज से 5 साल बाद कितनी होगी। तो अब इसके अंदर हमारे जो टेम्प की वैल्यू है 23 आ जाएगी, क्योंकि एज की वैल्यू है 18 और उसके हमने 5 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 23। अब जब हम जो एज है उसके अंदर इसी टेम्प की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, तब अब देखेंगे जो हमारी एज की वैल्यू है वो अपडेट हो गई है। देखिए अब हमारे पास अपडेट हो गई है, पर इसमें हमें क्या है कि हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ा है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी एज है ना, हम उसी में एज इज इक्वल्स टू एज प्लस 5 कर देते हैं। जो हमारा C++ है ना, वो राइट से हमारा एग्जीक्यूट, मतलब कि राइट से जो वैल्यू है उन्हें इवेलुएट करने लगता है। तो पहले हमारी ये वाली लाइन इवेलुएट होगी एज प्लस 5, जो कि हमारी करंट एज है 18, और हमारे उसमें 5 ऐड कर दिया तो हो जाएगी 23। अब हमारे पास जो है इसको ये 23 इवेलुएट कर लेगा, और जो हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया एज इज इक्वल्स टू, तो ये अब जो एज हमारा वाला वेरिएबल था उसी में एज को अपडेट कर देगा, तो जो कि हो जाएगा 23। देखिए अभी भी ये 23 प्रिंट करेगा। देखिए अभी भी 23 आ रहा है। मान लीजिए हम इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंट आई नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर 5 वैल्यू पड़ी है। मैं आई को जो है इंक्रीज़ करना चाहता हूँ बाय 1, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आई को आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला राइट साइड वाला
इज इक्वल्स टू के राइट साइड वाला जो भी एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगा, जो कि होगा आई की अभी करंट वैल्यू 5 प्लस 1 6, और फिर उस 6 वैल्यू को आई के अंदर स्टोर करा दिया जाएगा। अब मान लीजिए मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा के दिखाऊँ। देखिए अब हमारी आई की वैल्यू 6 हो गई है। ऐसे ही हमारे पास इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए बाय वन एक और मेथड होता है जो कि होता है हमारा प्लस प्लस ऑपरेटर। पर ये दो तरह का होता है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। मान लीजिए अभी मैं आपको पोस्ट इंक्रीमेंट समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आई इज टू आई प्लस 1 कर दिया, पर इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम यहीं पे इसको आई प्लस प्लस कर देंगे, तो यह हमारी जो आई की वैल्यू है बाई वन इंक्रीज़ कर देगा। अभी भी मैं आई को प्रिंट करके दिखाऊँ तो देखिए हमारे पास क्या आता है। अभी भी हमारे पास वैल्यू 6 आ रही है, तो मतलब कि जब भी हम बाई वन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मैं ऐसे आई इज टू आई प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं। वैसे ये हमारा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वैसे ही हमारे पास एक होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है प्लस प्लस आई। अभी भी हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखें तो अभी भी ये 6 रिटर्न करेगा। पर अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब दोनों ही सेम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हम आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई दो अलग चीज़ें क्यों हैं। तो ये दोनों अलग चीज़ें और इनको समझना बहुत नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लोगों ने बस इसे ऐसे ही हुआ बना रखा है। मैं आपको अभी सिखा देता हूँ इसे। मान लीजिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब मान लीजिए हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अब देखिएगा क्या होगा। देखिए अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 5, पर हमने क्या सोचा था कि क्या प्रिंट होगा, आपने सोचा था कि 6 होना चाहिए। तो ये समझते हैं ये ऐसा हो क्यों रहा है कि हमारे पास 5 क्यों आ रहा है। क्या कंपाइलर ने कुछ गलती करी है, हम गलत सोच रहे थे। देखिए कंपाइलर ने कोई गलती नहीं करी है, एकदम सही है। इसका आंसर 5 ही आना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो पहले जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यूज़ करता है और उसके बाद उसे इंक्रीज़ करता है। मतलब जैसे ही हमारे पास सी आउट आया तो उसने पहले आई पढ़ा, तो उसने पहले जो आई की वैल्यू थी करंट वैल्यू जो कि 5 थी उसे प्रिंट करा दिया और उसके बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करा आफ्टर प्रिंटिंग दी वैल्यू ऑफ आई। हम अगर अब दोबारा आई को प्रिंट करा कर देंगे तो अब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। देखिए पहले 5 थी, अब 6 हो गई। पर मान लीजिए यही सेम काम अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ करें तो क्या होगा, आप गैस करें कि अब क्या होना चाहिए। देखिए अब 6 ही प्रिंट हुआ है दोनों केसेस में, क्योंकि जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो जो हमारा वेरिएबल है उसे यूज़ करने से पहले उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। मतलब कि जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था उसने पहले यूज़ करा उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज़ करा, पर जो हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसने पहले वैल्यू को अपडेट करा और उसके बाद यूज़ करा। बस यही फ़र्क है दोनों में कि जो प्री इंक्रीमेंट है वो पहले इंक्रीज़ करेगा वैल्यू को फिर यूज़ करेगा, पर लेकिन जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पहले वैल्यू को यूज़ करेगा और उसके बाद उसे इंक्रीज़ करेगा। मान लीजिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, सी आउट आई प्लस प्लस एंड सी आउट प्लस प्लस आई। अब बताइए इस केस में दोनों आंसर क्या प्रिंट होने चाहिए। मान लीजिए इस एज को हटा देता हूँ, ये ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिए। कमेंट में आंसर बताइएगा कि अभी क्या आंसर आना चाहिए। 5 और 7, क्या आपने सही गैस करा था? नहीं तो अब मैं बताता हूँ कैसे। कि देखो सबसे पहले हमने आई प्लस प्लस करा, मैंने क्या बताया था जहाँ पे भी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो पहले आई की वैल्यू को यूज़ करेगा। तो अभी हमारी आई की वैल्यू क्या है 5, पहले वो आई की वैल्यू को यूज़ करेगा तो जो उसने यूज़ कर ली वो हो गई 5, उसके बाद इंक्रीज़ करेगा। पहले 5 यूज़ कर लिया उसने, उसके बाद उसकी वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 6। अब जो हमारे आई की वैल्यू है वो 6 हो गई है।
और ये जो हमारा प्लस प्लस आई है, ये पहले आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। तो हमारी अभी करंट जो आई की वैल्यू वो है 6, अब उसे इंक्रीज़ करेगा, वो हो जाएगी 7, और उसके बाद फिर उसे यूज़ करेगा। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई है 7, इसीलिए इसने पहले 5 प्रिंट करा और उसके बाद 7। वैसे ही जैसे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है, वैसे ही हमारे पास होता है पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। अब आप आराम से गैस कर पाएंगे कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। मान लीजिए आई माइनस माइनस, देखिए वही हमारा प्लेन पहले पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कि पहले आई की वैल्यू को यूज़ कर लिया जो थी 5, उसके बाद उसे डिक्रीज़ करा, डिक्रीज़ बाय 1। तो अब हमारी जो आई की वैल्यू हो गई वो 4, तो इसलिए अगली लाइन में हमारे पास 4 प्रिंट हुआ। अब मान लीजिए सेम मैं आप प्री डिक्रीमेंट, अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले आई की वैल्यू को घटा दिया जाएगा जो कि अभी 5 से हो जाएगी 4, उसके बाद उसे प्रिंट किया जाएगा। तो पहले आ गए 4, अब जो हमारी आई की वैल्यू घट के 4 हो गई है, तो यहाँ पे अब आई जो है 4 होगा, तो यहाँ पे इसलिए 4 प्रिंट हो गया है। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स और होते हैं, जैसे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, विच इज़ दिस। पर ये सब मैं आपको तब सिखाऊंगा जब हम बिट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और अभी आपको बिट्स के बारे में इतना पता नहीं है कि बिट्स कैसे काम करती हैं, कैसे अपडेट होती हैं, कैसे मॉडिफाई होती हैं।